प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं राष्ट्रपति परिचर्चा को लेकर के। पिछले वीडियो में मैंने आपसे राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल की परिचर्चा व्यापक रूप से किया। इस वीडियो में हम आपके साथ निर्वाचन की जो रीति है, निर्वाचन का जो राष्ट्रपति का तरीका है, उसकी परिचर्चा करेंगे। हम आपके लिए लेके आए हैं अनुच्छेद 55। क्या लेके आए हैं? अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बतलाता है। 55 में दो अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद पहला और अनुच्छेद 2। 55 एक कहता है कि जहां तक संभव हो भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के मापमान में एक रूपता होनी चाहिए। अर्थात कहना है कि हर राज्य का जो विधायक वोट दे रहा है, उसके मापन के लिए कोई एक ऐसी पद्धति बन जाए जिससे कि प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य बराबर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विधायक हो और चाहे गोवा का विधायक हो। आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा 403 सीट है और गोवा दिल्ली में 60 सीट है। तो यदि उत्तर प्रदेश किसी के पीछे लग गया तो 403 वोट दे देगा और दिल्ली लगा तो 60 वोट दे पाएगा। तो उद्देश्य ये था कि जो विधायक हैं, इनके वोट का मूल्य तय कर दिया जाए। इन्होंने वोट डाला तो इनके वोट का मूल्य तय कर दिया जाए, और वो मूल्य तय करने का जो तरीका हो वो पूरे देश के विधायकों, विधानसभाओं के सदस्यों का एक हो। अर्थात 55 एक कहता है कि जहां तक साध्य हो भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के माप में एक रूपता होनी चाहिए। और 55 कहता है कि राज्यों में तो एक रूपता स्थापित हो गई, लेकिन राज्यों से कुल जो मत मिला, उसको संसद के निर्वाचित सदस्यों से जो मत मिल रहा है, दोनों में समानता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि राज्यों के कुल प्रतिनिधियों की संख्या 12,000 हो गई और संसद के कुल सदस्यों की संख्या 1,000 के आसपास होगी, 800 850। तो संसद कभी भी राष्ट्रपति में प्रभावकारी भूमिका में ना आ पाए। तो उनका कहना था कि एक तरीका ये हो कि राज्यों का जो कुल वोट है उतना ही अकेले संसद का भी हो। अर्थात राज्य के वोटों में और संसद के वोटों में समतुल्यता हो। क्या हो? समतुल्यता हो, समान स्तर हो, समान बराबरी हो, समान भार हो। इनका कहा एक मतलब यह है कि विधायकन को वोट के लिए एक पैमाना तय कर दी जाए, सारे विधायकन को वोट का की जाए, वहां पैमाना से मूल्य निकाल दी जाए, एक विधायक के वोट का मूल्य का हुए, और सारे देश के विधायकन के कुल वोट को जोड़ ला, जितना वोट बने उतना वोट का भार के दे दी जाए, मूल्य संसदों को दे दी जाए। तब राज्य का और संसद के दोनों को बराबर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी बने। यही लिखा कि राज्यों में एक रूपता और राज्यों एवं संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए एक तरीका देते हैं। क्या कहते हैं कि विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कैसे आप निकालेंगे? कहा कि विधानसभा के एक मत का मूल्य निकालने के लिए राज्य की आबादी जो है, कौन सी आबादी? 2026 वाली। कौन वाली? 2026 में आएगी, अभी तो आई नहीं। तो 1971 वाली जनगणना की, 1971 के जनगणना की जो आबादी है, उसमें विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए राज्य की आबादी 1971 वाली
में निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या से भाग दे देंगे। राज्य की 1971 के जनगणना की आबादी भागे उस राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या भागे 1000, भागे 1000। जैसे हम तो सामान्य वोट दे थी, नहीं गए वोट डाल दिया, हमारे एक वोट गिन गया ना, हुआ कहा है सब वोट डाल दें और सबके एक वोट डाले, यहां ओकर मत मूल्य निकाला जाए। अब जैसे राज्य का आबादी कितनी है देख ले तू, मान लिया 20,000 लिया है, 20,000 लिया। निर्वाचित विधानसभा सदस्य कितना है 60 है, इकट गया छत्रिक 18, छत्रिक 18, 18 छत्रिक 18, तो कितना है 33 है, 33 भागे 1000, 33 गुणे 1/1000। जितना आए वो एक व्यक्ति के मत मूल्य हो, जितना आए वो एक व्यक्ति के मत मूल्य हुए। हम संख्या कम ले, यदि हम यह ले ले एक राज्य की जनसंख्या मान लिया 1 करोड़, कितना ले ली 1 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ भागे 60 भागे 1000, 1 2 3 1 2 3 1 छत्रिक 6 एकम 6 40 छछवक 36 166, तो एक विधायक मत मूल्य कितना निकला 166। ऐसे ही कहता है कि संसद के एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, सभी राज्यों की, जितने राज्य हैं उनके विधानसभाएं हैं, सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का कुल मूल्य, सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का कुल मत मूल्य भागे या बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भागे 1000, भागे 1000। इस प्रकार से क्या होगा, एक विधायक का मत मूल्य निकलेगा और एक लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य का मत मूल्य निकलेगा। अर्थात देश की सारी विधानसभाओं का कुल मत का मूल्य उतना ही होगा जितना संसद के दोनों सदनों का मत मूल्य होगा। यह समतुल्यता स्थापित की गई किससे, अनुच्छेद 55(2) से। अनुच्छेद 55(3) कहता है, एक बात और, यदि यह शेषफल भाग देने पर 273 बचता है या अधिक बचता आता है तो भागफल में 1 जोड़ दिया जाएगा। कितना शेषफल बचता है 273 या ज्यादा, तो क्या होगा भागफल में 1 जोड़ दिया जाएगा। अनुच्छेद 55(3) कहता है, अनुच्छेद 55(3) कहता है कि ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, किसका निर्वाचन, याद रखिएगा, अनुच्छेद 55(3) कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाएगा। और सफलता के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जब एकल संक्रमणीय मत से करेंगे तो न्यूनतम कोटा तय करेंगे। क्या तय करेंगे, न्यूनतम कोटा तय करेंगे। इसी निर्वाचन की पद्धति को डीडी बसु गूढ़ शलाका पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, गूढ़ शलाका पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, गूढ़ शलाका पद्धति कहते हैं। कौन कहता है, डीडी बसु कहते हैं। क्या कहते हैं, गूढ़ शलाका पद्धति कहते हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, आपके मन में आ रहा होगा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति में कैसे वोट दिया जाएगा। आप तो ऐसे वोट देते थे कि एक ऐसे प्रपत्र मिलता था, उसमें ए चुनाव में खड़ा है, बी खड़ा है, सी खड़ा है, डी खड़ा है, आप जिसको पसंद करते थे उसी के आगे मुहर अपनी लगा देते थे। आपका सामान्य चुनाव है। लेकिन एकल संक्रमणी में क्या होगा, जितने लोग खड़े हैं चुनाव में, 5 लोग चुनाव में खड़े हैं, जितने लोग खड़े हैं 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, ये 5 लोग चुनाव में खड़े हैं। तो 5 लोग चुनाव में खड़े हैं, तो जब मतदाता आएगा वोट देने, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक जिसको पसंद करता उसकी को वोट देगा। नहीं, क्या करेगा, वो सबको वोट देगा। सबसे पहले अपना जिसको सबसे ज्यादा प्रिय समझता है, जिसको सबसे ज्यादा पसंद करता है, उसको अपनी वरीयता का वोट देगा। वहां लिखेगा 1। जैसे मैं सी को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, तो इनको नंबर 1 पे रखा। फिर बी को पसंद करता हूं, तो इनको नंबर 2 दूसरी पसंद दिए हैं। फिर तीसरी पसंद कौन अपनी, 3rd नंबर पे हमारे जीवन में कौन है, डी। 4th नंबर पे हमारे मन में कौन है, ए। और 5वें नंबर पे ई। हम सबको वोट देंगे। ऐसे ही ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति में होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति में। तो ऐसे ही ये वोट दिया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति में इसलिए वोट दिया जाता है कि इसमें सामान्य निर्वाचन में क्या होता है, जो ज्यादा वोट पाया वो चुनाव जीत गया। लेकिन एकल संक्रमणीय पद्धति या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में यह तय किया जाता है कि चुनाव जीतने के लिए निश्चित वोट पाना जरूरी है। चुनाव जीतने के लिए निश्चित वोट पाना जरूरी है। तो निश्चित वोट कैसे तय किया जाएगा, उसका है, कहते हैं उसको न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा क्या कहते हैं उसको, न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा का सूत्र क्या है, दिए गए मतों की संख्या, दिए गए मतों की संख्या, दिए गए मतों की संख्या भागे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, और यहां धन 1। जैसे आप देखिए, दिए गए मतों की संख्या, तो कुल राष्ट्रपति में मान लीजिए मत मूल्य कितना निकला, 45,575। यहां भी नीचे धन 1 लगेगा, नीचे धन 1 ऊपर। राष्ट्रपति के कितने पद हैं, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है, 1। नीचे 1 प्लस, क्योंकि +1 और +1 सूत्र में है, तो ये कितना हो गया, 2। तो इसको 2 बराबर है, कितना हो, 2 से इसको काटो, कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14, 2 पंचे 10, कितना बना, 2,27,787.5 धन 1। तो क्या हो गया, बराबर 2,27,786.5। जो व्यक्ति इतना मत प्राप्त कर लेगा वही क्या बन पाएगा, राष्ट्रपति बन पाएगा। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि कैसे प्राप्त करेगा। एक बात तो बताएं, ये जो न्यूनतम कोटा निकालने का सूत्र है, न्यूनतम कोटा निकालने का सूत्र है, इस सूत्र को टॉमस हेयर ने दिया था। किसने दिया था, टॉमस हेयर ने दिया था। लेकिन इसमें जो +1 ऊपर और +1 नीचे जोड़ा गया, +1 और +1 ऊपर और +1 नीचे, नहीं
हेयर ने दिया, और जो +1 ऊपर जोड़ा गया, कहां जोड़ा गया? ऊपर, ये वाला +1, इसको ड्रूप ने जोड़ा। किसने जोड़ा? ड्रूप ने। किसने जोड़ा? ड्रूप ने जोड़ा था। तो दो विद्वानों का योगदान है न्यूनतम कोटा का सूत्र देने में, टॉमस हेयर का और ड्रूप का है। ठीक है। अब कोटा प्राप्त जो मतगणना होगी और जो व्यक्ति कोटा प्राप्त कर लेगा वही प्रत्याशी क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा। किंतु पहले जब मतगणना होती है तो जिसको जिसको आप पहला वोट दिए हैं वही वोट गिना जाता है, उसको कहते हैं प्रथम वरीयता का। तो प्रथम वरीयता के मतों की गणना में यदि किसी को निर्धारित कोटा नहीं प्राप्त हुआ तब क्या होगा? तब द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाएगी। क्या की जाएगी? द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाएगी। उसमें क्या करेंगे? द्वितीय वरीयता की मत की गणना करते समय जो व्यक्ति सबसे कम वोट पाया हुआ है उसको गणना से बाहर कर दिया जाता है। जो आदमी सबसे कम वोट पाएगा पहली वरीयता में ओका बाहर कर दी जाए, ओकरे मत के द्वितीय वरीयता गणना की जाए। जैसे कि वो 45 वोट पाए तो कब बाहर कर देंगे, ओकरे 45 वोट में देखा जाए कि इनमें सेकंड वरीयता के पाएबा, सेकंड वरीयता को वोट गिन के ओकरे प्रथम वरीयता में सबके जोड़ दी जाए, फिर कोटा देखा जाए कि प्राप्त भा कि ना भा, और यदि कोटा ना प्राप्त हुए तो फिर तृतीय वरीयता के वोटों को हम क्या करेंगे? गणना करेंगे। इस प्रकार से हम तब तक गणना करेंगे जब तक कि कोटा या न्यूनतम कोटा कोई प्रत्याशी प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है। केवल बीबी गिरी का इलेक्शन था जिसमें निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई। इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय वरीयता के मतों की गणना, द्वितीय वरीयता के मतों की गणना कहां की गई? कब? बीबी गिरी के निर्वाचन में, बीबी गिरी के निर्वाचन में की गई, बस। और कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। अब आप ये समझिए क्या जरूरत थी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष करने की? इस निर्वाचन को अप्रत्यक्ष करने में अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों इसके पक्षपोषक रहे। इनका मानना था कि जब देश आजाद हुआ तो लगभग 51 करोड़ की जनसंख्या थी देश में। कितनी जनसंख्या थी? 51 करोड़ की। कहे कि यदि हम प्रत्यक्ष निर्वाचन करेंगे तो समय, शक्ति और धन बहुत व्यय होगा। पहली बात तो ये थी। दूसरा कि संविधान एक उत्तरदायी सरकार की प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक शक्ति जो है वो कैबिनेट या मंत्रिमंडल में निहित रख रही थी। इसलिए राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन करना और फिर उसे वास्तविक शक्ति न दे, प्रत्यक्ष निर्वाचन करना और वास्तविक शक्ति न देना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। जो जनता से सीधे चुन के आया उस शक्ति को, पावर को एक्सरसाइज करना चाहेगा, पावर का उपयोग करना चाहे, और आप कहेंगे ना आपको पावर की एक्सरसाइज करने नहीं देंगे तो ये गलत होगा। इसलिए भी यह देखा गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने वहां पंचम गणतंत्र आया फ्रांस में, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति बदलकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष कर दी गई। उसका परिणाम जानते क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि सारी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति सीधे जनता से निर्वाचित हुए, वहां भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़ा हो गया।
तो हमारा उद्देश्य राष्ट्रपति को केवल एक संवैधानिक प्रधान बनाना था। और भारत में ये उद्देश्य था कि राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति बनेगा जो निर्दलीय होगा, किसी दल का नहीं होगा, उस पर संसदीय व्यवस्था में किसी भी दल का प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया। संथानम कहते हैं के संथानम, कि जब राष्ट्रपति के कहते हैं कि जब हमने महसूस किया कि जब राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मात्र बनाना है तो फिर उसे प्रत्यक्ष रीत से निर्वाचित करना व्यर्थ का परिश्रम होगा। कौन कहता है? के संथानम कहते हैं, के संथानम, कि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यर्थ का, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? व्यर्थ का परिश्रम है। क्या है? व्यर्थ का परिश्रम है, व्यर्थ का परिश्रम है। राष्ट्रपति पद के लिए वास्तविक संघर्ष जो है 1969 में हुआ, जब बीबी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के मध्य चुनाव हुआ, और इसमें बीबी गिरी चुनाव जीत गए, नीलम संजीव रेड्डी हार गए। बाद में एक ऐसा भी चुनाव हुआ जिसमें नीलम संजीव रेड्डी बाद में क्या हो गए, सर्वसम्मत से राष्ट्रपति पहली बार चुने गए, और 1952 से केवल 6 उपराष्ट्रपति रहे जो राष्ट्रपति बन सके, जिसमें राधा कृष्णन हैं, जाकिर हुसैन हैं, बीबी गिरी हैं, आर वेंकट रमन हैं, शंकर दयाल शर्मा हैं, के आर नारायणन है। तो हमने आपसे उनकी निर्वाचन के पद्धति पर परिचर्चा किया। हम समझते हैं कि आपको समझ आया होगा। हम पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे YouTube लिंक लर्न विथ DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रणाम, थैंक यू।